नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। देहरादून की रायपुर विधानसभा में आयोजित सम्मेलन 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा और आगामी रणनीति को लेकर अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनके दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर जन जन की सरकार के तहत किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें कैंप लगाकर दूरदराज क्षेत्रों से प्रशासनिक सेवाएं पहुंचाई गई और बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं और पन्ना प्रमुख स्तर तक संगठन को मजबूत करें। आने वाले समय में जब सॉन्ग लैंड बनकर तैयार हो जाएगा तो पूरा देहरादून आने वाले 50 सालों के लिए जो जल स्तर नीचे जा रहा है वो जल स्तर हमारा बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। हम केवल अभी के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले 50 सालों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कि उनको भी कोई परेशानी न हो, उनको भी एक अच्छा स्वच्छ दूध मिले, हरित दूध मिले, सब प्रकार की सुविधाएं मिले। इसके अतिरिक्त डिफेंस कॉलोनी, सियावाला, नेहरू कॉलोनी सहित विभिन्न वार्डों में पार्कों का निर्माण, सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे हमारे सभी लोगों को एक स्वच्छ और हरित वातावरण मिले। इसके साथ ही मुख्य मार्गों पर विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। यही नहीं, हम आईटी पार्क से पॉलिटेक्निक संस्थान होते हुए मंगलूवाला तक सड़क के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवा रहे हैं। इसके साथ ही हमने राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजनों को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट थानों से लेकर रिस्वना पुल तक लगभग 25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी कराया है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। इतना ही नहीं, हम क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के लिए नदियों और बरसाती नहरों पर सुरक्षात्मक कार्य भी करा रहे हैं, जिससे आपदा के समय में जो बाढ़ की स्थिति होती है, जन धन की हानि होती है, उसको रोका जा सके। कमजोर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए ताऊ भाई हमेशा लाते हैं। मेरे ख्याल से जो विवेकाधीन, वैसे तो वो मुख्यमंत्री के विवेक पर होता है, लेकिन ये हमारे विवेक को भी जो है आगे कर देते हैं। बड़ी अच्छी बात यह है, मैंने सभी से अभी विरोध भी किया था कि इसमें जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं जिनका इलाज होना है, उपचार होना है, गरीब बेटियों की विवाह इत्यादि के कार्यक्रम में या अन्य कोई सहायता है, उस पर जरूर करें। तो बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र रायपुर में हम लोगों ने मदद पहुंचाई है। इसके साथ साथ जहाँ राज्य के संपूर्ण विकास के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं, अनवरत रूप से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब हम लोग कहीं रुकते हैं। कहीं रुकने का नाम नहीं है, क्योंकि ये संकल्प लिया है कि राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। वहीं हम सांस्कृतिक मूल्य हैं, यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ का देवत्व है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा देवत्व समाप्त नहीं होना चाहिए। देवभूमि की आस्था, पवित्रता और श्रद्धा इसी प्रकार से अक्षुण्ण रहनी चाहिए। इसलिए हमने चाहे सख्त धर्मांतरण रोकने का कानून हो, चाहे दंगा रोकने का कानून हो, या लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, या जितने प्रकार के भी ऐसे खराब काम, उन सभी को रोकने के लिए हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। और अतिक्रमण पर हमने कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से अधिक जमीन इस अतिक्रमण से मुक्त कराई। लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के लोग, कांग्रेस के हमारे मित्र, उनकी आंखों पर वोट बैंक की पट्टी पड़ी हुई है। उसके चक्कर में उनको कहीं पर भी लैंड जिहाद नजर नहीं आता है, कहीं पर भी उनको अतिक्रमण नजर नहीं आता है। और जब हम इस पर कार्रवाई करते हैं कि हम कहते हैं भाई अतिक्रमण हटाना चाहिए, आप बताइए कहीं पर अतिक्रमण है तो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए ना, जोर से बोलिए। तो हम वैधानिक रूप से कार्रवाई करते हैं, कहते भाई सरकारी जमीन पर किसी ने अतिक्रमण किया तो आप हटाइए।
तो जब हम कार्रवाई करते हैं तब भी हमारे इन कांग्रेस के लोगों को परेशानी होती है, बड़ी परेशानी होती है। भाइयों बहनों, देश के संविधान में जब बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथी भारत का संविधान बना रहे थे तो उस संविधान के अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान किया गया था कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। और हमने बाबा साहब के उस स्वप्न को धरातल पर उतारने का काम स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के इतिहास में सबसे पहले कहीं हुआ तो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में हुआ। और हमने जब ये कानून लागू किया, पूरे देश भर के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने हमारा प्रोत्साहन किया, हमारी प्रशंसा की। उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया आपने, खूब सराहा। लेकिन कांग्रेस के लोगों को प्रदेश में समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है। उन्हें इससे लगता है कि उनके कुछ चहेते लोगों के एक समुदाय विशेष के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप ही बताइए, क्या उत्तराखंड में महिलाओं के उत्पीड़न को हम बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? जहां हमारी महिलाएं, मैंने स्वयं देखा है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में, कितनी कठिन स्थितियों में वो काम करती हैं। पहाड़ों पर देखिए आप कैसे घर चलाती हैं, कैसे वो अपने घर में गाय भैंस को पालती हैं, कैसे घर का खाना बनाती है, कैसे बच्चों को पालती है, स्कूल भेजती है। कितने तो बच्चे, अब तो इतनी सुविधा हो गई, मोदी जी के कारण से जल जीवन मिशन भी आ गया, गरीब कल्याण अन्न योजना भी आ गई, गैस की समस्या का भी समाधान हो गया, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, तमाम योजनाएं आ रही, आयुष्मान भारत योजना। दिल्ली में हाल ही में कुछ नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जिन लोगों के कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही है वर्तमान में बीजेपी के सक्रिय सदस्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग कभी पहले बीजेपी से जुड़े रहे होंगे लेकिन मौजूदा समय में उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आपने किस तरह से जो वहाँ पे बचे नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें से कोई भी भाजपा का सदस्य नहीं है, पहले से ही बाहर है, कोई सक्रिय रूप से ना सदस्य है ना सक्रिय सदस्य है। तो भाजपा का उनको कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि भाजपा से कभी जुड़े हुए हो सकते हैं लेकिन वर्तमान में कोई भाजपा में। उत्तराखंड में वन कानून को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा वन कानून की पेचीदगियों के चलते हक हकूक धारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जंगलों के प्रति जो पारंपरिक लगाव और जिम्मेदारी थी वो इस जटिल कानून की वजह से कम होती जा रही है, जिसका असर वन संरक्षण और वन्य जीव नियंत्रण दोनों पर पड़ रहा है। देखिए, वन कानून के कारण जो हक हकूकधारी हैं उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और इस कानून में इतनी पेचीदगियां हैं कि वर्तमान समय में इसमें परिवर्तन की काफ़ी गुंजाइश है। लेकिन सरकार उदारता से इस पर विचार ही नहीं कर रही है, क्योंकि आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाइए, ग्रामीण इलाकों में जाइए, जो ग्रामवासियों का इंटरेस्ट वनों के प्रति होता था, अनुराग होता था, लगाव होता था, ये वन अधिनियम की पेचीदगियों के कारण वो लगाव कम हुआ है। इसी कारण आप देखते हैं कि जंगलों में चाहे आग की समस्या हो, चाहे जंगली जानवरों की समस्या हो, वो जो है बेकाबू हो रही है, क्योंकि ग्रामीणों का जो अपनत्व था वनों के प्रति वो समाप्त हो रहा है। तो वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों के कारण जो है वन अधिनियम में संशोधन की काफ़ी संभावनाएं हैं, जिससे जो है ग्रामीणों के हक हकूक सुरक्षित रहें और वो वनों को बचाने में, वनों को बढ़ाने में भी रुचि दिखाएं। अब ये सरकार पे है कि वो वन अधिनियम में संशोधन करती है या नहीं करती। हरिद्वार में स्कूल बस किराए को लेकर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने बयान देते हुए कहा कि अभी तक किराया बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें तय किया जाएगा कि स्कूल बसों का किराया बढ़ाया जाएगा या नहीं। लोगों की सुविधा और बस संचालन की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। जारी नहीं हुआ है ऑर्डर, और कल मैंने एक बैठक रखी है, उसमें बैठक में तय किया जाएगा जो भी है उसको किराए को अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा और सभी के लिए जो सुविधा हो और जो ज्यादा किराया ले रहे थे उनको कम करा जाए और जो जिस तरह से बस चला रहे उसको हिसाब से उसका स्कूल बस का किराया, तो इसमें कल हम लोग फैसला लेंगे।
चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। रोशनाबाद आरटीओ कार्यालय में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने ग्रीन कार्ड व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस बार नारसन, रोशनाबाद और ऋषिकेश में पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। चारधाम यात्रा के लिए छोटे वाहनों का शुल्क 450 रुपये, बड़े वाहनों का 450 तय किया गया है। का शुभारंभ कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा है और यात्रियों के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कि यात्रा सफल हो, कुशल हो और सरल हो। इसके लिए ग्रीन कार्ड में कहता हूँ अति महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ग्रीन कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट चेक करके आप ग्रीन कार्ड उपलब्ध कर ले सकते हैं और ग्रीन कार्ड QR कोड के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से और आपको कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप ग्रीन कार्ड का लिंक खोल सकते हैं और आपको ग्रीन कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो पूरी यात्रा में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी और आप एक कार्ड के जरिए पूरी यात्रा अपनी नवंबर तक सफर कर सकते हैं। सर बड़ी चारधाम गाड़ी फिटनेस बॉर्डर पे चेक करा जाएगा, जाकि उसके गाड़ी के टायर पॉल्यूशन फ्री है नहीं है, उसके नॉर्म्स पूरे कर रही है नहीं कर रही है ग्रीन के, वो सभी चीजें हम लोग चेक करेंगे और तभी गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा जब वो फिट होगी। उसका ड्राइवर का लाइसेंस, ड्राइवर फिट है नहीं है, सभी चीजें चेक कार्ड से सबसे बड़ा फायदा तो ये है और ये कंपलसरी है, पहली बात तो ये है, इसलिए बनाना तो है ही चारधाम यात्रा में अगर जाना है। और फायदा ये होगा कि इसकी अधिकांश प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और ऋषिकेश के साथ साथ हरिद्वार, नारसन, कटापत्थर या हरबटपुर, इस तरह कई जगहों पर, वैसे तो किसी भी ऑफिस में हमारे बन सकता है, लेकिन ये विशेष केंद्र हम लोग बना रहे हैं जहां अधिक मात्रा में ग्रीन कार्ड बनाए जा सकेंगे, जिससे लोगों को, स्थानीय लोगों को भी और बाहर से जो आने वाले हैं उनको सुविधा हो। ऐसा कि वाहन अगर कोई टैक्सी के रूप में चलता पाया जाएगा तो उस पर तो बहुत सख्त कार्रवाई हम लोग पहले भी करते आए हैं और इस यात्रा में भी की जाएगी। इस तरह की चीज़ों को प्रश्रय नहीं दिया जाना है बिल्कुल भी। बाहर की जो गाड़ियाँ आती हैं वो बाहर से यात्री लेके आती हैं, उनका स्वागत है, उन्हीं के बल पर यात्रा चलती है, लेकिन ये भी नहीं है कि वो आके यहीं अपना संचालन शुरू कर दें और यहाँ कंपटीशन क्रिएट करें हमारे गाड़ी वालों से, कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसको भी हम लोग नहीं होने देंगे। दोनों स्थितियों में पूरा नियंत्रण इस बार रखा जाएगा। देहरादून के राजपुर क्षेत्र के जौड़ी गांव में हुई फायरिंग की घटना पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये घटना आपसी विवाद का नतीजा प्रतीत होती है, जहां कुछ लोगों के बीच कहासुनी के बाद फायरिंग हुई। उन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर ये फायरिंग डराने के उद्देश्य से लगता है की गई है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक गोली निर्दोष व्यक्ति को लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ये मर्डर कम है, ये एक्सीडेंट ज़्यादा है। कुछ अपराधियों ने आपस में जो मुझे मालूम हुआ है, ओवरटेक करने चक्कर में कहासुनी भी, किसी ने फायर किया। वो फायर भी मुझे लगता है डराने के लिए था, लेकिन देखिए वो टायर से उछल कर एक हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर के लग गया और उनका निधन हुआ है। निश्चित निंदनीय घटना। और इस तरह ये जरूर है कि पुलिस को और सतर्क होकर कि जब बाहर से लोग आ रहे हैं गाड़ियों में, मैं समझ इनकी सघन जांच करने की आवश्यकता पड़ेगी कि ताकि इस तरह के हुड़दंगी उत्तराखंड में आकर के इस तरह की जो वारदात है उनको दोबारा न करें। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस के महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का नाम पूरे देश में पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ महिलाओं के साथ दुष्कर्म, हत्या और आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हाल ही में एक छात्रा की हत्या हुई है, उससे पहले ऋषिकेश में महिला के साथ घटना हुई। ये सभी घटनाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को कमजोर दिखाती हैं। ये बड़ा अफसोस है कि देवभूमि उत्तराखंड, जिस तरीके से हम लोग देवभूमि को देखते थे, देवभूमि का नाम पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए इस पूरे देश में जाना जाता था, लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं, दुराचार, बलात्कार के केसेस हैं, चाहे वो आज हत्या के जो केसेस आ रहे हैं, जो छात्र हैं उनके साथ हत्या हुई। आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे उनकी हत्या हो गई है। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया, उससे पहले ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई। लगातार हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की हत्या हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार का फेलियर को दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का कोई डर नहीं रह गया और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। सरकार केवल चुनाव लड़ना चाहती है, सत्ता में रहना चाहती है और वो 24 घंटे सिर्फ चुनावी मोड में है, लेकिन जहां लोगों के हितों से, लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, वहाँ पे सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही।
उत्तराखंड में पर्यटन को नई गति देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जहां कुमाऊं क्षेत्र में संचालित योजना और शीतकालीन यात्रा ने पर्यटन को साल भर सक्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनी पाठक ने कहा कि मानसखंड माला मिशन के तहत मंदिरों के पुनर्निर्माण के साथ सांस्कृतिक, प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों के साथ समग्र विकास पर काम हो रहा है, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। भारत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक जल व्यवस्था संरक्षण से जुड़ी जानकारियों पर चर्चा के लिए नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के हार्मिटेज सभागार में लगातार दिवसीय जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं, जहां दोनों देशों के इतिहास, जल संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में चित्रों के जरिए नेपाल और भारत के हिस्सों में जल संरक्षण की समानताओं को दर्शाया गया है। किसी सरकार का अंग नहीं था, जल समाज का अंग था, सभ्यता का अंग था। जल देवत्व से जुड़ा हुआ, जुड़ी हुई प्रथाओं के साथ जुड़ा था और इनको तकनीक के साथ और विज्ञान के साथ जोड़ना ज़रूरी है। तो इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को छोटी क्लासेस में ही इन चीज़ों के बारे में, नॉलों के बारे में उन्हें जोड़ना है। उसे बालिकाओं को भी नौले सफाई में, नौले के बारे में जानकारी देने में, नौले कब कैसे निर्मित हुए और इनकी बावरियाँ जो बनी नीचे से ऊपर तक लाने का सिस्टम, जो हमारे प्रयास थे, पानी को संरक्षण के प्रयास थे, इन सभी के बारे में एक सुव्यवस्थित करिकुलम पाठ्यक्रम बना के हमें अपने विद्यार्थियों को देना जरूरी है। इस तरह से मात्र ही हमारे जल प्रणाली का, जल एंशिएंट प्रणाली, जो ट्रेडिशनल प्रणाली को आज की आधुनिक प्रणाली के साथ लिंक करना ये ज़रूरी है। तब जाकर ही हम जल की समस्याओं से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं और हमारे अपनी संस्कृति के साथ में हम आगे बढ़ सकें। ये एक दिन की अंतर्विषय कार्यशाला आज हमने यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें इसी मोड नेपाल, जो कि हिमालय क्षेत्र में बहुत अध्ययन करता है, उसके लीड रिसर्चर हमारे बीच में है। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री रावल साहब भी आए हैं। शोध के क्षेत्र में प्रोफेसर वसुधा मार्डे और हिमालय क्षेत्र में शोध के लिए प्रोफेसर पीसी तिवारी और जेएनयू से साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर राजेश खरात जैसे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और बेसिकली जो आज चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है परंपरागत जल प्रबंधन प्रणाली, जिसको कि हमने कहीं छोड़ दिया, जिसको हम कहीं भूल गए, जिसने सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जीवन प्रदान किया, संस्कृति प्रदान की और एक आने वाली पीढ़ियों के लिए आधार पैदा किया। लेकिन आज कहीं वो आधार हम पीछे छोड़ चुके हैं और जो नया जो पाइपलाइन सिस्टम जो के थ्रू हमें पानी मिल रहा है, उसके ज़रिए हमने अपने परंपरागत प्रणालियों को छोड़ दिया। आज देखा जा रहा है कि 50% से ज़्यादा इस क्षेत्र के इंडियन हिमालयन रीजन के जो जल स्रोत हैं वो सूख रहे हैं, सूखने की कगार पे आ गए। स्प्रिंग्स का रिचार्ज एरिया कहाँ है, और वो हम जब तक हमें रॉक सॉइल स्ट्रक्चर्स, एक्विफर्स जैसे कहते हैं, उसकी समझ नहीं होगी, हम ये नहीं बता पाएंगे कि स्प्रिंग्स का रिचार्ज एरिया से है कहाँ। वो जब जानकारी हो जाती है तब हम स्प्रिंग मैनेजमेंट और स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट, रिचार्ज एरियाज़ पर हम काम करते हैं और उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और कम्युनिटी में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल उठा है। राजधानी में दिन दहाड़े हुई फायरिंग में एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले आए रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत हो गई। देहरादून में एक रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर वीके जोशी की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना ने जिले में कानून व्यवस्था को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना राजपुर थाना क्षेत्र के जोड़ी गांव की है।
जहां सोमवार सुबह जब रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर टहलने के लिए निकले थे, उसी दौरान उन्हें गोली लग गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। देखिए, आज बड़ी दुखद घटना हुई है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जोड़ी गांव में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी जी जो मॉर्निंग वॉक में थे, और जैसा कि मैंने जानकारी हासिल की है पुलिस से, दो पक्षों में आपस में विवाद था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष में गोली चलाई और वह गोली ब्रिगेडियर साहब को लगी और उनकी मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करेगी, इनको सजा मिलेगी। बताया जा रहा है कि मसूरी रोड पर मालसी के पास दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में सवार लोगों के बीच गाड़ी को पास न देने पर बहस हुई, जिसके बाद स्कॉर्पियो सवारों ने फॉर्च्यूनर का पीछा किया। इसके बाद फॉर्च्यूनर को रोकने के लिए स्कॉर्पियो सवारों ने उसके टायरों पर फायरिंग की, लेकिन इसी दौरान एक गोली सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे पूर्व सैन्य अधिकारी को जा लगी। घायल ब्रिगेडियर वीके जोशी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये हुआ था भाई साहब कि मैं सुबह लड़की को छोड़ने जाता हूँ कॉलेज 6:35 पे। तो जैसे मैं गेट से बाहर निकला, मैंने देखा ऊपर से दो गाड़ी आ रही है गोली की तरह, हैं गोली की तरह आ रही थी। मैं उस गाड़ी को देख के अंदर चला गया थोड़ा सा, मैंने कहा ये मुझे ना उड़ा दे। तो जैसे मैं अंदर की तरफ गया था, उसके बाद जाने के बाद तो यहाँ बुजुर्ग थे, वो आगे नहीं गए, वो यहीं खड़े हो गए। खड़े होने के कुछ सेकंड बाद वो नीचे गिर गए। मेरे को लगा शायद ये बेहोश हो गए, इनको चक्कर आ गया, क्योंकि हो जाता ना सुबह सुबह आदमी को। उसके बाद जैसे उनको देखा तो फिर छाती मली उनके साथ वालों ने भी सबने। उसके बाद देखा तो उनके राइट साइड से उनके ब्लड आना शुरू हो गया। तो ब्लड आने के बाद हमको तब पता लगा इनकी गोली लगी है। तब उनको तुरंत गाड़ी रुकवाई, हमने कार रुकवाई, एक कार में उनको फिर मैक्स हॉस्पिटल भेजा तुरंत, लेकिन उनका यही हो गया था बेचारा। फायरिंग के बाद फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर जोड़ी गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो सवारों ने फॉर्च्यूनर में बैठे लोगों के साथ मारपीट कर कार को भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना में फॉर्च्यूनर सवार 2 लोग भी घायल हुए हैं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। आज दिनांक 30 मार्च को सुबह करीब 6:50 के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर के जोहड़ी गांव जो चौकी जाखन के अंतर्गत आता है, वहां पर रोड पे एक रोड रेज के दौरान कुछ गोलीबारी की घटना हुई है। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी एसपी सिटी और मेरे द्वारा स्वयं मौके का मुआयना किया गया था। तो एक वाहन जो फॉर्च्यूनर लीजेंडर है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में वहां पर था और गोली से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जी की इसमें उस समय घायल हुए थे। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें दोनों ही पक्षों के जो लोग हैं, उसमें एक पक्ष को तत्काल पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, उनको अभी थाने में बैठाया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। बाकी दूसरा पक्ष जो जिनके मध्य ये विवाद चल रहा था, वो अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है हमारी टीमें अभी लगी हैं और शीघ्र ही हम उनकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। जो भी इस घटना में सम्मिलित है, भले वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से, सभी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित थाना अध्यक्ष को भी निर्देशित किया गया है और मेरे द्वारा स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सूचना लगते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और अस्पताल में घायलों से जानकारी ली जा रही है। इस घटना ने शहर में बढ़ती सड़क हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन दहाड़े हुई फायरिंग में निर्दोष व्यक्ति की मौत को लेकर विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। ये बड़ा अफसोस है कि देवभूमि उत्तराखंड जिस तरीके से हम लोग देवभूमि को देखते थे, देवभूमि का नाम पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए इस देश पूरे देश में जाना जाता था। लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं, दुराचार, बलात्कार के केसेस हैं, चाहे वो आज हत्या के जो केसेस आ रहे हैं, जो छात्र हैं उनके साथ हत्या हुई। आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे, वो उनकी हत्या हो गई है। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया, उससे पहले ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई। लगातार हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।